हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेन मेंटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस। तो शुरू करते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंगों जैसे वर्षण एवं अंडाशय में युग्मकों जैसे शुक्राणु एवं अंडाणु के उत्पन्न होने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं और इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है। यह दो प्रकार की होती है, जैसे शुक्र जनन और अंड जनन। तो एक बार फिर से देखते हैं हम इसे। मानव में या किसी भी जंतु में वर्षण में शुक्राणुओं के निर्माण को हम शुक्र जनन कहते हैं। बात कर रहे हैं फीमेल्स की, तो अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन कहते हैं और इस प्रक्रिया में मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप जो गैमेट बनते हैं या युग्मक बनते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर अब घटकर आधे रह जाते हैं। तो सेल जो होती है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस। वर्षण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया लैंगिक हार्मोन्स द्वारा प्रभावित होती है। शुक्रजनन प्रक्रिया को निम्नलिखित 3 चरणों में बांटा जा सकता है: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और थर्ड नंबर है परिपक्वन प्रावस्था। इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणन प्रावस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज। शुक्रजनक नलिकाओं यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जनन कोशिका स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि टेस्टिस के अंदर 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 से 3 या 1 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है और उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 सेल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो 2 सेल्स होती हैं वो हैं स्पर्मेटोगोनिया यानी मेल जर्म सेल और सेर्टोली सेल्स। इनकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको लास्ट वीडियो में समझा दी गई है। गुणन प्रावस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद अब हम देखते हैं वृद्धि प्रावस्था यानी ग्रोथ फेज। शुक्राणु जनन कोशिकाओं में पोषण पदार्थों के संचित होने से कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। इन कोशिकाओं को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। नाउ थर्ड स्टेप परिपक्वन प्रावस्था मैच्योरेशन फेज। ग्रोथ फेज के बाद में मैच्योरेशन फेज आती है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनती है तथा द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट द्वितीय मियोसिस के फलस्वरूप शुक्राणु पूर्व कोशिका यानी स्पर्मेटिड्स बनाती है। इस प्रकार एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनती हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मियोसिस कब होती है। मियोसिस को मैं बता दूं आपको, मियोसिस में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि मियोसिस के 2 स्टेप्स होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट कब होती है, जब सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, तब होती है मियोसिस फर्स्ट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटिड्स बनते हैं तब होती है मियोसिस सेकंड। यानी ग्रोथ फेज से मैच्योरेशन फेज में जाते हुए फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। तो शुरू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो प्यूबर्टी टाइम पर शुरू होती है। यानी जब एक बॉय की लाइफ लगभग 12 से 13 इयर्स तक हो जाती है तब यह शुरू होती है। तो क्या होता है, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल होती है उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे 2 सेल और 2 से 4 सेल्स बन जाती हैं। यानी खूब सारी जब सेल्स ये डिवाइड हो जाती हैं, बन जाती हैं, तब इनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जो क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाती है।
इसमें क्या हुआ है, सेल्स के नंबर के अंदर ग्रोथ हुई है, सेल्स के नंबर में वृद्धि हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या हुआ है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल ने अपने आप को बढ़ा लिया, तो बहुत सारी हो गई हैं, इन्हें क्या बोला है, स्पर्मेटोगोनिया। अब इसके बाद में जो सेकंड स्टेप शुरू होता है वो है ग्रोथ फेज। यानी अब क्या होता है, जब ग्रोथ फेज के अंदर चली जाती है, जब स्पर्मेटोगोनिया अपने साइज में वृद्धि करती है, साइज में वृद्धि करती है, तब उसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन होता है, यह है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के द्वारा यह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यह सेल डिप्लॉयड थी और अब यह हैप्लॉइड बन गई है, क्योंकि मियोसिस डिवीजन की शुरुआत हो चुकी है। अब क्या होता है, मियोसिस डिवीजन के साथ में ये ग्रोथ फेज से मैच्योरेशन फेज में चली जाती है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से मियोसिस होती है, ये होता है सेकंड मियोटिक डिवीजन। ठीक है, मियोसिस ये 2 बार नहीं हो रहा है, बल्कि मियोसिस की इस प्रोसेस जो है वो यहां से लेकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर स्पर्मेटिड्स तक यहां पर आकर कंप्लीट होती है। तो मियोसिस आप पढ़ते होंगे कि 2 स्टेप्स में जाकर कंप्लीट होती है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन, जिसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज 2 बार दोहराई जाती हैं। अब देखते हैं आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से डिवीजन होता है और क्या बन जाती हैं, स्पर्मेटिड्स। अब ये आगे भी अभी भी हैप्लॉइड ही रहेंगी, और स्पर्मेटिड्स जो होती हैं इसमें और ज्यादा मैच्योरेशन होने के बाद में, यानी कि अब क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की जो प्रोसेस होती है इसे हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ग्रोथ फेज के बाद में आपकी क्या शुरू हुई है, ये मैच्योरेशन फेज। ठीक है, उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा, इसकी पूरी स्टेप्स, सेल्स कहां से डिवाइड होकर कहां कहां तक जाती हैं और कौन से स्टेप पर हम सेल को क्या कहते हैं और यह कौन सी फेज कहलाती है, माइटोसिस कब होता है और मियोसिस कब हो रहा होता है, स्पर्मियोजेनेसिस किसे बोलते हैं और स्पर्मेटोजोआ कैसे बनते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में आता है शुक्र कायांतरण यानी स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड्स से स्पर्म्स का बनना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ये सेर्टोली सेल्स में अंतःस्थापित हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टार बनाकर हम लिखते हैं, शुक्राणुओं का सेर्टोली सेल से शुक्राणु जनन नलिकाओं में मुक्त होना स्पर्मिएशन यानी वीर्यसेचन कहलाता है। यहां पर अब आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन की प्रक्रिया जो है वह पूरी हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोन्स का क्या रोल होता है। तो जो हमारी बॉडी में, हमारे स्कल में हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्लैंड बोलते हैं, जो कि एक ब्रेन का एक हिस्सा होती है, फॉर ब्रेन का। यह क्या है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इससे GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को स्टिमुलेट करता है। जो अब क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन्स LH एंड FSH, LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिंग सेल्स के ऊपर वर्क करता है और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेर्टोली सेल्स के ऊपर वर्क करता है। अब इसको कौन सा हार्मोन कौन सी सेल्स के ऊपर वर्क कर रहा है, आप इनके नामों से थोड़ा सा याद रख सकते हैं। LH में L आता है और लेडिंग सेल्स में भी L आता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसके ऊपर वर्क करता है, लेडिंग सेल्स के ऊपर। FSH S स्टिमुलेटिंग और S फॉर सेर्टोली सेल्स। ये आपकी थोड़ी सी याद रखने की एक ट्रिक हो जाएगी। FSH सेर्टोली सेल्स के ऊपर वर्क कर रहा है। ये लेडिंग सेल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होती हैं, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होती हैं, जिनका काम है एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करना। और ये एंड्रोजन हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिम्युलेट करता है। उम्मीद है आपको LH वाला जो सिस्टम है पिट्यूटरी ग्लैंड का, यह समझ आया होगा। अब देखते हैं FSH, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, सेर्टोली सेल्स के ऊपर वर्क करता है। सेर्टोली सेल्स होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1, 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सेर्टोली सेल्स होती हैं। और ये सेर्टोली सेल्स फैक्टर्स रिलीज करती हैं
जो कि स्पर्मियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करती हैं। स्पर्मियोजेनेसिस को आपको अभी लास्ट वीडियो में बताया गया था। स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनने की जो प्रोसेस होती है उसे स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। अब पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणु का संरचना, जिसमें 4 पार्ट होते हैं: हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। कुछ बुक्स में आपको केवल इसके 3 पार्ट्स दिखाई देंगे: हेड, मिडिल पीस एंड टेल। पढ़ते हैं मानव शुक्राणु, ह्यूमन स्पर्म। यह लगभग 60 माइक्रोन लंबा, एगुणित यानी हैप्लॉइड तथा चल नर युग्मक होता है। कैसा होता है? यह मोटाइल गैमेट होता है। इसे 4 भागों में बांट सकते हैं: एक शीर्ष, ग्रीवा, मिडिल पीस एंड टेल। नाउ हेड यानी शीर्ष, इसमें केंद्रक तथा एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम से स्रावित एंजाइम निषेचन में सहायक होते हैं। सेकंड, ग्रीवा यानी नेक, यह शीर्ष के मध्य भाग से जोड़ता है। इसमें एक जोड़ी सेंट्रियोल होती है। टेल का अक्षय तंतु सेंट्रियोल सोल से ही निकलता है। मिडिल पीस, मध्य भाग, इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। फोर्थ, पुच्छ यानी टेल, यह शुक्राणु का अंतिम व सबसे लंबा भाग है। यह शुक्राणु को गति प्रदान करती है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है मिडिल पीस में, ये गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं और टेल गति प्रदान करती है। स्टार, मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ यानी 200 से 300 मिलियन शुक्राणु स्खलित करता है। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।